नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि अडर का संरचना पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन है वो किसे कहेंगे। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन हमने पहले ही जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन को मिल्क हेड लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। कैसे करवाता है? तो ये मायोएपिथेलियल जो सेल रहती है उसमें संकुचन करवाकर जो एल्वोलाई से जो दूध का नीचे की तरफ उसमें लेट डाउन करवाता है। इसलिए हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। कैसे बोलेंगे? तो ऑक्सीटोसिन को बोलेंगे। पढ़ लेंगे हम कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन। पढ़ लेंगे हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो किसे बोलेंगे? तो ये बोलेंगे हम ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को इसका निर्माण कहाँ होता है? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस में होता है और इसका सिक्रेशन व स्टोर होगा। निर्माण तो होता है इसमें हाइपोथैलेमस में और इसका स्टोर व स्त्राव कहाँ से होगा? तो ये होगा पश्च पीयूष ग्रंथि से। पश्च पीयूष ग्रंथि से, यानी कि ये बनेगा तो हाइपोथैलेमस में, पर हाइपोथैलेमस में बनकर या फिर पश्च पीयूष ग्रंथि में आ जाता है। फिर उसका वहां से स्टोर होता है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वह वहीं से उसका स्त्राव होगा। और हमने देखा कि मेनली जो गाय जो रहती है उसका जो ऑक्सीटोसिन का जो अर्धायु काल रहती है वो 1 से 2 मिनट तक के 1.5 से 2 मिनट तक की रहती है और उसमें 5 से 7 मिनट के बीच में दूध निकाल देना चाहिए। अगर हम जब दूध निकाल रहे उसके बीच या फिर कोई पशुपालक गाय का दूध निकाल रहा है उसके बीच अगर गाय के पास में कोई मतलब ऐसा डीजे बजा दिया या फिर कोई गाय में ऐसी डर जैसी स्थिति आ गई, गाय में अगर डर जैसी स्थिति आ जाएगी तो डर के कारण कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? वो होगा एपिनेफ्रिन। डर के कारण जो पीनियल ग्लैंड है उसमें जो मेडुला भाग है वहां से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा। एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा क्या करेगा? ये रक्त वाहिनियों में संकुचन कर देगा। अगर मान लो कि कोई गाय है उसका हम दूध निकाल रहे हैं या दूध दोहन कर रहे हैं या फिर पशुपालन जो है वो दूध दोहन कर रहा है, तो फिर अगर गाय को किसी डर जैसी स्थिति में यानी कि अगर उसके पास कोई डीजे बज रहा है या फिर कोई डंडा लेकर उसको मारे या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें गाय को डर लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पिनियल ग्लैंड के मेडुला भाग से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा। एपिनेफ्रिन हार्मोन कब स्रावित होता है? जब डर लगता है। डर के समय एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। तो फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या काम है? तो ये क्या करेगा? रक्त वाहिनियों में संकुचन कर देगा। तो फिर क्या होगा? रक्त वाहिनियों संकुचन हुआ तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नीचे आ रहा है तो वो रुक जाएगी, मतलब वो नहीं आएगा, क्योंकि जो रक्त वाहिनी उसमें संकुचन हो गया तो रक्त का फ्लो कम हो गया, उसके कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना आ रहा था उतना नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या करेगा? तो जो दूध दे रही है गाय वो दूध देना बंद हो जाएगी, दूध देना रोक देगी। एकदम बंद हो गया फिर दूध चढ़ा दे, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, दूध देना रोक देगी। ठीक है, रोक देगी। इसलिए हम एपिनेफ्रिन हार्मोन को मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसको पूरा ही लिखेंगे 17 पॉइंट कि यदि दूध दोहन के दौरान अत्यधिक गाय अत्यधिक डर जाए, यदि दूध दोहन के दौरान गाय अत्यधिक डर जाए तो फिर क्या होगा? उसमें जो मेडुला भाग है वहां से एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होगा और तो गाय अत्यधिक डर जाए तो क्या होगा? वह दूध देना बंद कर देगी। तो गाय दूध देना बंद
कर देगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि में जो मेडुला भाग है वहां से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। तो कारण लिखेंगे हम कि डर के कारण एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा। क्या होगा? एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा, जिसके कारण क्या होगा कि रक्त जो वाहिनी है उसमें संकुचन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन जो अडर तक जा रहा था वो नहीं पहुंच पाएगा। उससे क्या होगा? मायो एपिथेलियम में जो संकुचन हो रहा है वो भी रुक जाएगा और मिल्क रुक जाएगा। तो फिर डर के कारण एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा, जो रक्त वाहिनियों में संकुचन कराएगा, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन अडर तक नहीं पहुंच पाएगा। अडर तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अडर तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? तो जो मायो एपिथेलियल सेल है उसमें संकुचन नहीं होगा। तो मायो एपिथेलियल सेल में संकुचन रुक जाएगा। अब मायो एपिथेलियल सेल में संकुचन रुक गया तो उसमें जो एल्वेओलाई को, मतलब मायो एपिथेलियल जो सेल है वही एल्वेओलाई को संकुचित कर रही थी। अगर इसमें संकुचन नहीं होगा तो एल्वेओलाई में संकुचन नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा कि दूध रुक जाएगा, तो मिल्क लेट डाउन बढ़ जाएगा, मिल्क लेट डाउन बंद हो जाएगा। मिल्क लेट डाउन बंद हो जाएगा, यानी कि दूध जो उतर रहा है वो बंद हो जाएगा। इसके कारण ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है उसको मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कहते हैं। अतः एपिनेफ्रिन हार्मोन को मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेसिंग भी बता दूंगा। अगर गाय में दूध दोहन कर रहे और गाय डर जाए तो फिर क्या होगा? तो गाय दूध देना बंद कर देगी। क्यों करेगी? उसका कारण क्या है? तो डर के कारण एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा, जो रक्त वाहिनियों में संकोचन कराएगा। फिर जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो अडर तक नहीं पहुंचेगा। तो फिर क्या होगा? तो मायो एपिथेलियम में संकोचन बंद हो जाएगा, और मायो एपिथेलियम संकोचन बंद हो गया तो क्या होगा? फिर मिल्क लेट डाउन रुक जाएगा, मिल्क लेट डाउन बंद हो जाएगा। और मिल्क लेट डाउन बंद हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एपिनेफ्रिन है उसी ने ये करवाया है। तो एपिनेफ्रिन को हम बोलेंगे मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। ठीक है, कंप्लीट। यानी कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन हम बोलेंगे ऑक्सीटोसिन को, और मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन बोलेंगे हम एपिनेफ्रिन को। उसके बाद हम देखेंगे कि दोहन अंतराल या मिल्किंग इंटरवल क्या होता है। दूसरा पॉइंट लेंगे हम, दोहन अंतराल या फिर मिल्किंग इंटरवल। दोहन अंतराल या मिल्किंग इंटरवल किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? तो
लगातार 2 बार जब हम दूध निकालेंगे उसके बीच का अंतराल, लगातार दो बार दूध निकालने का बीच का अंतराल, यानी कि आज सुबह हमने दूध निकाला 6 बजे, तो शाम को भी 6 बजे निकालना पड़ेगा और दूसरे दिन सुबह भी 6 बजे ही निकालना पड़ेगा। यानी कि इनके बीच हमें लगभग 12 घंटे का गैप देना ही देना है। उसी को हम बोलेंगे दोहन अंतराल। जो 12 घंटे का गैप दे रहे उसी को बोलेंगे हम दोहन अंतराल। यानी कि मान लो कि आज सुबह हमने 6 बजे दूध निकाला तो शाम को भी 6 बजे निकालना पड़ेगा, और शाम को 6 बजे निकाला तो कल सुबह भी 6 बजे निकलना पड़ेगा। यानी कि उसके जो दोहन अंतराल है वो फिक्स देना पड़ेगा। अगर 12 घंटे का मिनिमम देना पड़ेगा। अगर मान लो कि हम आज सुबह तो निकाल रहे 6 बजे, शाम को निकाल रहे, जल्दी निकाल दिया या फिर 3 बजे निकाल दिया, फिर कल सुबह वापस 6 बजे निकाल रहे, तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो दोहन अंतराल है वो यहाँ पर 9 घंटे हो गया और यहाँ पर 15 घंटा हो गया। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, 9 घंटे में तो क्या हुआ, जो दूध बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। जितना दूध 12 घंटे में बनेगा वो 9 घंटे में थोड़ी बनेगा, क्योंकि 500 ml जो ब्लड है, 500 ml ब्लड है, उससे 1 ml दूध बनता है। हमने ये पहले भी पढ़ा है, हमने ये न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है कि 500 ml ब्लड जब आयन से या अडर से गुजरेगा तब 1 ml दूध का निर्माण होता है। यानी कि 500 लीटर जब जो रक्त है वो आयन से गुजरेगा तब 1 लीटर दूध का निर्माण होता है। तो इसमें 9 घंटे में उतना दूध नहीं बन पाएगा जितना 12 घंटे में बनता है, और 15 घंटे हो गए यानी कि ज्यादा टाइम हो गया। यानी कि जो 12 घंटे में दूध बन रहा था वो 15 घंटे में तो ज्यादा बनेगा, जिससे आयन के फटने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए जो अंतराल रहता है वो लगभग सेम ही होना चाहिए, यानी लगभग 12 घंटे का होना चाहिए। आज सुबह अगर 6 बजे निकाला, शाम को भी 6 बजे निकालेंगे और कल सुबह भी 6 बजे ही निकालना पड़ेगा। इस अंतराल को बोलते हैं हम दोहन अंतराल, यानी कि लगातार 2 दोहन के बीच का अंतराल हम बोलेंगे दोहन अंतराल। और जो अच्छे, अगर हमको मतलब अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करना है, यानी कि अच्छा दूध हमको अगर जानवर से चाहिए, तो यह मिनिमम 12 घंटे का होना चाहिए। यानी कि यह 12 घंटे का होना ही चाहिए। कंप्लीट समझ में आया कि लगातार 2 दूध दोहन के बीच का अंतराल। तो दोहन अंतराल कैसे कहेंगे, दो बार हम दूध निकाल रहे हैं उसके बीच का अंतराल। और ये अच्छे, अगर हमको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए यह 12 घंटे होना ही चाहिए। यह 12 घंटे होना ही चाहिए। यानी कि मिल्क प्रोडक्शन हमको अच्छा चाहिए तो यह 12 घंटा होना ही चाहिए। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। मतलब आज 6 बजे निकल रहे तो कल मतलब आज सुबह 6 बजे निकाला तो शाम को भी 6 बजे निकालेंगे और कल सुबह भी 6 बजे ही निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूध का निर्माण होता है वो अडर की एल्वोलाई में होता है, वो तो हमने पढ़ा। और दूध का निर्माण नॉर्मली ब्लड से होता है। ये अगला पॉइंट है हमारा कि दूध का निर्माण कहाँ होता है, तो एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई में भी कैसे, मतलब कैसे होगा, तो ब्लड से दूध का निर्माण होता है। ब्लड से दूध का निर्माण होता है। ब्लड से दूध का निर्माण होता है, यानी कि ये नहीं कि ब्लड से सीधा दूध का निर्माण हो, यानी ब्लड में से सीधा दूध बन रहा है, ऐसा नहीं है। जितना ब्लड आयन से गुजरेगा उतना ही दूध बनेगा। अगर 500 ml ब्लड गुजर रहा है, 500 ml अगर ब्लड गुजर रहा है तो 1 ml दूध बनेगा। अगर 500 लीटर जो ब्लड गुजरेगा वो तो 1 लीटर दूध बनेगा। अब ऐसे नहीं कि आप कह रहे हो कि टोटल जानवर का वजन ही 500 किलो तो उसमें 500 लीटर ब्लड कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। ब्लड तो उसमें 40 लीटर ही है, शरीर का वजन का 8% यानी कि 40 किलो ही है, पर वो बार बार गुजर रहा है, यानी कि ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड बार बार गुजर रहा है, यानी कि दिन में उतने बार गुजरेगा, उतनी बार गुजर रहा है, उसको बोलेंगे हम सर्कुलेशन को बोलेंगे। ब्लड से सीधा बनेगा ऐसा नहीं बोल रहे हम, जितना गुजरेगा। और
शरीर का वजन का 8% ही ब्लड रहेगा, पर वो आयन से बार बार गुजरता रहेगा, उससे ब्लड का निर्माण होगा, सॉरी उसमें उस दूध का निर्माण होगा। यानी कि जब अडर से 500 ml ब्लड गुजरेगा तो 1 ml ब्लड सॉरी दूध बनेगा। जब अडर से 500 ml ब्लड गुजरेगा तो 1 ml दूध बनता है। यानी कि दूसरी भाषा में दिखे तो 500 लीटर ब्लड पर 1 लीटर दूध, यानी सीधा उससे नहीं बन रहा है, जितना गुजर रहा है, जितना ब्लड गुजर रहा है उससे ही मिल्क बन रहा है। कंप्लीट। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है रेसिडुअल मिल्क, यानी कि रेसिडुअल मिल्क किसे कहेंगे। तो इससे पहले एक पॉइंट और ले लेते कि जब हमने पहले भी पढ़ा है कि गाय और भैंस में जब दूध निकालते हैं तो उसमें फैट परसेंटेज सुबह की मात्रा सुबह में कम रहता है और शाम को ज्यादा रहता है। एक पॉइंट और ले लेते हम कि गाय व भैंस में सामान्यतः दूध में फैट परसेंटेज सुबह में कम व शाम को ज्यादा रहता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि शुरुआती दारों में फैट परसेंटेज कम रहेगा और शुरुआती दारों में तो फैट परसेंटेज कम रहेगा। हमने उदाहरण के लिए लिखा था, पता है, बदावरी, जिसमें 5, 10, 20, 25 ऐसा लिखा था। सेम यही है कि गाय भैंस में सुबह का जो दूध रहता है उसमें फैट परसेंटेज कम रहता है और शाम के दूध में फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा। यानी कि सेम ऐसा ही है कि पहले जो दूध निकालेंगे उसमें कम रहेगा फैट परसेंटेज और बाद में जो दूध निकालेंगे उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा। क्लियर। इसके बाद हम लेंगे रेसिडुअल मिल्क। रेसिडुअल मिल्क आपको पहले ही बताया कि जो कोई भी दूध जो उनके अडर में बच जाता है या फिर मशीन मिल्किंग करते हैं, उसके बाद जो दूध आयन या अडर में बच जाता है उसी को हम बोलेंगे रेसिडुअल मिल्क। रेसिडुअल यानी कि बचा हुआ, रेसिडुअल यानी कि बचा हुआ, मिल्क यानी कि दूध, यानी कि बचा हुआ दूध ही हम बोलेंगे रेसिडुअल मिल्क। अब इसको निकालना तो कैसे निकालेंगे, हमने पहले पढ़ा है कि इसको स्ट्रिपिंग या चुटकी विधि से हम निकालेंगे। यानी कि चुटकी विधि से ऐसे करके हम थनों से निकालेंगे। और रेसिडुअल के मिल्क को अगर निकालना है तो उसके हम नॉर्मली 2 तरीके काम लेते हैं। एक तो रहेगा वो रीमिल्किंग करेंगे, यानी कि वापस दूध निकालेंगे चुटकी विधि द्वारा, और दूसरा देंगे ऑक्सीटोसिन द्वारा। और ऑक्सीटोसिन द्वारा यानी कि जो नॉर्मली तो ऑक्सीटोसिन बन रहा है वो नहीं, उसके एक्स्ट्रा हम इंजेक्शन देंगे, उससे हम निकालेंगे। यानी कि जो किस प्रकार से हम तो रेसिडुअल मिल्क कहेंगे किसी, तो ये कहेंगे दूध दोहन के पश्चात जो दूध थनों में बच जाता है, दूध दोहन के पश्चात बचा हुआ या फिर दूध दोहन के पश्चात थनों में बचा हुआ दूध। यानी अगर दूध दोहन कर लिया उसके बाद जो थनों में दूध बच जाता है उसी को बोलेंगे हम रेसिडुअल मिल्क। और इसे निकालते कैसे है, तो इसे स्ट्रिपिंग या चुटकी विधि द्वारा निकाला जाता है। इसे निकाला कैसे जाता है, तो स्ट्रिपिंग या चुटकी द्वारा इसे निकाला जाता है। अब इसके भी तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो इसके भी मतलब रेसिडुअल मिल्क को निकालने के लिए 2 उपाय है। यानी कि रेसिडुअल मिल्क को निकालने के
लिए हम नॉर्मली दो उपयोग करेंगे। उसमें एक तो आ गया चुटकी, जिसको हम बोलेंगे रीमिल्किंग, जिसको बोलेंगे हम रीमिल्किंग, यानी कि वापस रीमिल्किंग की जाए, यानी कि वापस दूध दोहन किया जाए। उसमें हम चुटकी विधि से हम उसमें दूध निकालेंगे। और दूसरा रहेगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दें, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दें, यानी कि दो विधि द्वारा करेंगे। एक तो रीमिल्किंग जिसमें आएगा चुटकी विधि से ही करेंगे हम नॉर्मली, और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दें। अब ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन वैसे माने तो गवर्नमेंट में बैन है, ये जो है वो गवर्नमेंट से बैन है। क्योंकि क्या बैन है? तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ऑक्सीटोसिन जो हम आर्टिफिशियल बना रहे, जो लैब में बन रहा है, वो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीटोसिन है, अगर दूध को गाय को या भैंस को देंगे, जानवर को देंगे और दूध निकालेंगे, तो उसमें क्या रहता है कि कैंसर का खतरा बना रहता है। इसलिए ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया। ओके, यानी कि रेसिडुअल मिल्क किसे कहेंगे? दूध दोहन के पश्चात जो समय में दूध बच जाता है उसी को हम बोलेंगे रेसिडुअल मिल्क। उसको निकालेंगे कैसे? तो चुटकी विधि के द्वारा। और नॉर्मल दो विधि, रीमिल्किंग और ऑक्सीटोसिन, जिसमें ऑक्सीटोसिन बैन है, यानी कि रीमिल्किंग में भी हम करेंगे स्टेपिंग विधि, यानी कि एक ही माने तो एक ही फॉर्मूला है। कौन सा है? तो चुटकी विधि द्वारा, यानी कि वापस उसका दूध दोहन करो और विधि में लेंगे हम चुटकी विधि। चुटकी विधि से वापस उसका दूध दोहन करना है, यानी कि ये एक ही, अगर माने तो ये एक ही है। अब हम कहेंगे कि जो गाय भैंस है उनमें नॉर्मली तो हमें पूर्ण दूध दोहन ही करना चाहिए, यानी कि उसमें उसका पूरा दूध ही निकालना चाहिए। अगर गाय भैंस में जो अडर में दूध वैसे ही थोड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। गाय भैंस में क्या रहता है कि अगर दूध छोड़ दिया तो क्या रहता है कि बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करेंगे, तो उसमें क्या रहता है कि मैस्टाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। तो हम पॉइंट लिखेंगे कि गाय भैंस में, अगला पॉइंट हमारा कहाँ लिखा था? अगला पॉइंट स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि गाय भैंस में हमेशा पूर्ण दूध दोहन ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर गाय भैंस में दूध दोहन पूर्ण नहीं किया गया, या फिर अडर में दूध छोड़ा गया, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो उस रास्ते से गुजर जाएंगे और जो दूध है वो उनके मतलब उनके लिए माध्यम का काम करेगा। तो वहां से बैक्टीरिया थनों में प्रवेश कर जाएंगे और दूध थनों के लिए माध्यम का काम करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? मैस्टाइटिस की संभावना बनी रहेगी। अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको कि अगर हमको दूध दोहन करना है तो हमेशा पूर्ण दूध दोहन ही करना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा भी दूध रहने देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी दूध रह गया तो फिर क्या रहेगा कि बैक्टीरिया वहां से अंदर आ जाएंगे और दूध में मिल जाएंगे। तो फिर क्या रहेगा? मैस्टाइटिस का खतरा बना रहेगा। अगर हमने अधूरा दूध दोहन किया, यानी कि पूर्ण दूध दोहन नहीं किया, अडर में दूध रहने दिया या मतलब थनों में दूध रहने दिया थोड़ा सा भी, तो क्या रहेगा कि जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको एक रास्ता मिल जाएगा अंदर आने का। तो फिर क्या करेंगे कि वो जो उसके टीट कैनाल है उसके रास्ते अंदर आएंगे, टीट कैनाल के रास्ते अंदर आएंगे और दूध क्या रहेगा? दूध उनको एक माध्यम मिल जाएगा, यानी कि उसको पोषण भी उससे मिल जाएगा और वो क्या करेगी? वो ग्रोथ कर जाएंगे, बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। उससे क्या होगा कि उसमें
जो बैक्टीरिया को फिर मेस्टाइटिस का खतरा रहेगा। ठीक है, यानी कि जो गाय भैंस है उनको मेस्टाइटिस का खतरा रहेगा, जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। क्लियर? क्लियर? रेसिडुअल मिल्क किसे कहेंगे? अब हम देखेंगे कि जो जानवर है उनमें कितने थन पाए जाएंगे और उनके थनों में जो टिट कैनाल जो रहती है उनमें छिद्रों की संख्या कितनी, मतलब थनों में छिद्रों की संख्या कितनी पाई जाएगी। तो हम पहला लेंगे जानवर। जानवर और उनके थनों की संख्या, और उनमें जो टिट कैनाल की संख्या रहनी है, यानी कि अंदर छिद्रों की संख्या रहती है। तो टिट कैनाल की संख्या, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे हम थनों में छिद्रों की संख्या, यानी कि उनके थनों में कितने छिद्र पाए जाएंगे उनको बोलेंगे हम। अब हम देखेंगे कि जो गाय भैंस में जो थन रहते हैं, गाय भैंस में 4 थन पाए जाएंगे और उसमें प्रत्येक थन में एक छिद्र रहेगा। अगर भेड़ बकरी में देखा जाए तो 2 थन पाए जाएंगे और प्रत्येक में एक छिद्र रहेगा। यानी कि गाय भैंस में 4 थन पाए जाएंगे और उसमें प्रत्येक जो वो रहता है, थन रहता है, उसमें एक ही छिद्र पाया जाएगा। गाय भेड़ बकरी में भी 2 थन पाए जाएंगे और एक ही छिद्र पाया जाएगा। और जो ऊँटनी रहती है, ऊँटनी में 4 थन पाए जाएंगे और एक थन में 2 छिद्र पाए जाएंगे। ऊँटनी जो रहती है, ऊँटनी उसमें 4 थन पाए जाएंगे और एक थन में 2 छिद्र पाए जाते हैं। घोड़ी में 2 थन रहेंगे जिसमें दोनों थनों में 2-2 छिद्र पाए जाएंगे। घोड़ी में 2 थनों में 2 छिद्र पाए जाएंगे। फिर सुअरी लेंगे। सुअरी में जो थन रहते हैं वो 14 पाए जाएंगे और उसमें छिद्र पाए जाएंगे 2। और फिर लेंगे लास्ट कुतिया। कुतिया में थन की संख्या तो 10 रहेगी, पर उसमें जो छिद्र रहेंगे वो 8 से 20 रहेंगे। 8 से 20। क्लियर? यानी कि गाय भैंस में थन कितने रहेंगे? 4, और उनके तो जो छिद्र रहेंगे वो 1-1 रहेगा, हर एक में 1-1। भेड़ बकरी में थन रहेंगे 2 और हर एक में 1-1 छिद्र ही रहेगा। उसके बाद ऊँटनी रहेगी, उसमें 4 थन रहेंगे और 4 थनों में 2-2 छिद्र रहेंगे। घोड़ी में 2 थन रहेंगे और दोनों थनों में 2-2 छिद्र रहेंगे। सूरी में टोटल 14 थन रहेंगे और 14 थनों में 2-2 छिद्र रहेंगे। और कुतिया में टोटल 10 थन रहेंगे और 10 थनों में 8 से लेकर 20 तक छिद्र पाए जाएंगे। 10 में 8 से लेकर यानी कि प्रत्येक थन में 8 से 20 छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? यानी कि हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से जानवरों में कितने कितने थन पाए जाएंगे और उनमें कितने कितने छिद्र पाए जाएंगे। तो पहला देखा हमने गाय भैंस में 4 थन पाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक में 1-1 छिद्र पाया जाता है। भेड़ बकरी में 2 छिद्र पाए जाए जिसमें प्रत्येक में 1-1 छिद्र पाया जाएगा। फिर हमने देखा ऊँटनी में 4 छिद्र पाए जाएंगे और प्रत्येक में 4 थन पाए जाएंगे और प्रत्येक में 2 छिद्र पाए जाते हैं। घोड़ी में 2 थन पाए जाएंगे और 2 छिद्र ही पाए जाएंगे। सूअरी में 14 थन पाए जाते हैं और 2 छिद्र पाए जाते हैं प्रत्येक में। और जो कुतिया रहती है उसमें टोटल 10 थन पाए जाते हैं और सब में 8 से 20 लेकर उसमें छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मशीन मिल्किंग, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। पहला तो था हैंड मिल्किंग और दूसरा है मशीन मिल्किंग। दूसरा हम पढ़ेंगे मशीन मिल्किंग। अब मशीन मिल्किंग किस में करेंगे? तो मशीन मिल्किंग हम करेंगे 20 से ज्यादा जब गाय भैंस रहेंगे तब हम मशीन मिल्किंग करेंगे। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अब उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? मशीन मिल्किंग की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो ये रहेगा
अडर। ये रहेगा अडर। अब जो थन रहती है वो ऐसी संरचना नहीं रहती, पर इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। इसमें हम लगा देंगे फिर टिट कप। अडर में ऐसे लगाएंगे टिट कप। ये है थन, या इधर है टिट कप। टिट कप। ओके, क्लियर। ये है टिट कप। टिट, इसको टिट भी बोल दो या थन भी बोल दो। ये है टिट और ये है टिट कप, यानी कि जो अयन है या अडर है उसके जो थन रहते हैं या टिट रहते हैं, टिट पर टिट कप लगा दिए जाते हैं। फिर अब टिट कप लगा दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा कि पहला तो चारों थनों पर टिट कप लगा दिए। अब इसका जो कंट्रोल होता है वो पल्सेटर होता है, यानी कि जो मशीन मिल्किंग में जो मेन उसका मस्तिष्क माना जाता है। मशीन मिल्किंग का अगर कोई मेन उसका मस्तिष्क माना जाएगा या फिर मेन पार्ट जो माना जाएगा वो रहेगा पल्सेटर। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे हर टिट पर टिट कप लगा दिए तो फिर क्या करेगा, इसमें दो प्रकार से रहता है। एक तो रहता है इसमें प्रेशर और रहता है वैक्यूम, यानी कि प्रेशर यानी कि दबाना, वैक्यूम यानी कि खोलना। प्रेशर वैक्यूम, प्रेशर वैक्यूम, ऐसे इसमें होता रहता है। प्रेशर से क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा तो क्या होगा कि इसके जो ब्लड मसल है, यानी कि जो ब्लड मतलब जो कोशिका है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बना रहेगा, और वैक्यूम करेंगे तो इसमें से दूध आएगा। क्लियर। इसमें क्या रहता है कि चारों थनों पर टिट कप लगा दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि इनसे इनको क्या करते हैं कि पल्सेटर के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। पल्सेटर के द्वारा इनको टिट कप को कंट्रोल में किया जाता है। कैसे करेंगे कि इनको क्या करता है कि बारी बारी से इनमें प्रेशर बनाया जाता है और वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। प्रेशर वैक्यूम, प्रेशर वैक्यूम ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि पहले इनमें टिट कप लगा दिए हर थनों में, फिर पल्सेटर जो इनका मेन पार्ट रहता है मशीन मिल्किंग का, पल्सेटर रहता है, उससे बारी बारी से इन टिट कपों में प्रेशर वैक्यूम अप्लाई किया जाता है। प्रेशर से क्या होगा कि उसमें ब्लड मतलब जो कोशिकाएं रहेगी या थन रहेंगे, थनों की कोशिकाओं की मसाज होगी, जिसमें उसमें ब्लड सप्लाई रेगुलर चलती रहेगी। थनों की कोशिकाओं में मसाज होगी जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ती रहेगी। और वैक्यूम करेंगे, जब वैक्यूम करेंगे तो क्या रहेगा कि जो दूध है वो या फिर जो मिल्क है वो निकलता रहेगा। तो हम करेंगे कि पहले जो प्रक्रिया रहती है उसमें हम करेंगे कि चारों थनों पर क्या कहते हैं कि टिट कप लगा देते हैं। चारों थनों पर टिट कप अब लगा दिए, तो टिट कप लगाने के पश्चात अब लगा तो दिए, तो उसके पश्चात क्या करेंगे, जो इनका मेन पार्ट है यानी कि पल्सेटर के द्वारा बारी बारी से क्या करेंगे, ये जो टिट कप है पल्सेटर के द्वारा बारी बारी से टिट कप में क्या करेंगे, एक तो प्रेशर और वैक्यूम, यानी कि थनों पर टिट कप में मतलब टिट कप के माध्यम से लिखो, टिट कप के माध्यम से बारी बारी से टिट कप के माध्यम से क्या करेंगे कि थनों पर प्रेशर और वैक्यूम अप्लाई करेंगे। थनों पर प्रेशर यानी कि दबाव, प्रेशर यानी कि दबाव, व वैक्यूम मतलब उनको खुला छोड़ा जाता है, जैसे कि निर्वात। थनों पर प्रेशर व वैक्यूम अप्लाई करेंगे। ओके, इनकी क्रिया क्या रहती है, तो ये जो पहले तो जो टिट रहते हैं उन पर टिट कप पहना दिया जाता है, फिर पल्सेटर द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। पल्सेटर से क्या करते हैं कि बारी बारी जो टिट कप रहते हैं उनके माध्यम से थनों पर प्रेशर और वैक्यूम अप्लाई करते हैं। प्रेशर और वैक्यूम, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा कि थनों की मसाज होगी और उसमें ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर चलता रहेगा, और जब वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो तब उसमें से दूध निकलेगा। क्लियर।
और प्रेशर और वैक्यूम अप्लाई करते हैं। क्लियर? उससे क्या रहेगा कि दूध निकलेगा। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थनों की मसाज होगी और वैक्यूम क्रिएट करेंगे तब उसमें क्या रहेगा कि जो दूध रहे वो लगातार निकलेगा। फिर क्या होगा कि प्रेशर की वजह से जो है थनों की मतलब प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि मसाज होती है और रक्त जमा नहीं हो सके। यानी कि पहला ही हम लिखेंगे कि जो प्रेशर हम लगा रहे हैं, प्रेशर मतलब प्रेशर हम लगा रहे हैं तो प्रेशर की वजह से थनों की मसाज होती है और उसमें क्या रक्त नहीं जमे या रुक नहीं सके। तो प्रेशर की वजह से थनों की मसाज होती है जिससे क्या हो कि रक्त न जमे या न रुके, जिससे रक्त जमता नहीं और रुकता नहीं है, जिससे रेगुलर रक्त उसमें बना रहेगा। फिर सेकंड लगेगी जो हम वैक्यूम जो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा जो टीट कैनाल है वो खुल जाते, टीट कैनाल क्या है वो खुल जाते हैं तो क्या रहेगा इससे लगातार दूध बाहर आता रहता है। तो वैक्यूम लगाने पर टीट खुल जाते हैं जिससे दूध लगातार बाहर आता है। तो जो प्रेशर है वो क्या करेगा कि थनों की मसाज करेगा और जिसमें उसमें जो ब्लड है वो जमे नहीं या फिर रुके नहीं, और जो वैक्यूम रहता है वो क्या करता है थनों को खोल देता है, थनों को खोल देता है जिससे दूध रेगुलरली निकल पाता है। अब जो पल्सेटर रहता है उसको ही हम मशीन मिल्किंग का हृदय कहते हैं। तो पल्सेटर को मशीन मिल्किंग का हृदय या हार्ट कहते हैं। जो पल्सेटर रहता है उसको ही मशीन मिल्किंग का हार्ट या हृदय कहते हैं। फिर जो उसमें जो पल्सेटर रहता है उसकी रेट क्या रहती है, तो उसके पल्सेटर की रेट रहती है 50 से 60 साइकिल प्रति मिनट के हिसाब से। तो पल्सेटर की जो रेट रहती है काम करने की, पल्सेटर की जो रेट रहती है वो रहती है 50 से 60 साइकिल प्रति मिनट के हिसाब से, प्रति मिनट के हिसाब से, यानी कि पल्सेटर किस हिसाब से काम करेगा। तो पल्सेटर की जो रेट है वो 50 से 60 साइकिल, यानी कि एक मिनट में 50 से 60 साइकिल उसमें काम करते हैं। फिर अगर देखेंगे कि वैक्यूम किस हिसाब से होगा, तो जो हम वैक्यूम ले रहे हैं वो किस हिसाब से रहेगा, तो वैक्यूम गाय और भैंस दोनों में अलग रहेगा, क्योंकि गाय के जो थन रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं और गाय के थन सॉफ्ट रहते हैं, यानी कि उसमें जो उसके टीट कैनाल रहते हैं वो बड़े रहते हैं, जिसके लिए उसका प्रेशर कम लगाना पड़ता है। तो गाय में लगाना पड़ेगा हमें 352 mmHg का प्रेशर। और जो भैंस रहते हैं, भैंस एक हार्ड मिल्कर है, यानी कि उसके जो टीट रहते हैं वो सगरे रहते हैं, जिससे दूध निकालने में कठिनाई होती है। तो इसमें हम प्रेशर कितना लगाएंगे, तो लगाएंगे ये 400 mm पर 400 mmHg का पावर। ठीक है, यानी कि प्रेशर की वजह से क्या होगा, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें थनों की मसाज होगी जिससे रक्त जमे नहीं या रुके नहीं। अगर वैक्यूम लगाएंगे तो क्या होगा, वैक्यूम लगाएंगे तो ये थन को खोल देगा और उसमें दूध लगातार बाहर निकलेगा। और पल्सेटर को ही जो मशीन मिल्किंग हम करते हैं उसका जो हृदय कहते हैं वो पल्सेटर को ही कहते हैं। उसके बाद जो पल्सेटर की रेट रहती है, यानी कि जो पल्सेटर कार्य करता है, पल्सेटर कितने रफ्तार से कार्य करेगा, तो 50 से 60 साइकिल वो एक मिनट में पूरा कर देगा। पल्सेटर 50 से 60 साइकिल एक मिनट में पूरा करेगा। और वैक्यूम हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो वैक्यूम क्रिएट करेंगे वो गाय और भैंस दोनों में अलग अलग करेंगे, क्योंकि गाय जो रहती है वो सॉफ्ट मिल्कर रहती है और भैंस रहता है वो हार्ड मिल्कर रहता है, क्योंकि उसमें गाय में जो टीट कैनाल रहते हैं वो बड़े रहते हैं यानी चौड़े रहते हैं, इसलिए उसमें प्रेशर कम क्रिएट करेंगे, यानी कि 352 mmHg का प्रेशर उसमें क्रिएट करेंगे। और जो भैंस रहती है वो हार्ड मिल्कर रहती है, उसमें टीट कैनाल सक्रिय रहते हैं, इसलिए उसमें 400 mmHg का जो
उसमें पल्सेटर का जो प्रेशर है वो क्रिएट करेंगे। तो यहां तक क्लियर, यानी कि हमारी मशीन मिल्किंग भी कंप्लीट हो गई और हेड मिल्किंग भी कंप्लीट हो गई। दोनों में हमने क्लियरली पढ़ लिया, यानी कि हाथ से दूध निकालना और मशीन से दूध निकालना, दोनों प्रकार हमने अभी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि दूध सुखाने की विधियां, जो हम दूध कैसे सुखाएंगे, जो शुष्क काल जो रहता है 2 महीने का, वो कैसे करेंगे। अब शुष्क काल नॉर्मली ड्राई पीरियड होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लगातार रेगुलर दूध निकलते ही रहेंगे, उसमें शुष्क काल नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, तो उससे होगा कि जब पार्चुरेशन होगा, अगला जब प्रसव होगा, तब उसमें दूध में गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए हमें दूध भी मतलब ड्राई पीरियड भी उसमें देना जरूरी है, यानी कि शुष्क काल भी देना जरूरी है। तो उसके हम दूध सुखाने के जो तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे। तो दूध सुखाने के तरीके, दूध सुखाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके रहते हैं। एक तो अपूर्ण दोहन, यानी कि धीरे धीरे दूध को बंद करना। तीसरा रहता है इंटरमीडिएट, यानी कि लगभग मीडियम रेंज में। और तीसरा रहता है अचानक पूर्ण समाप्ति, यानी कि अचानक दूध दोहन बंद कर देना। तो पहला हम 3 पॉइंट हम लिखेंगे, जो रहता है वो पहला रहेगा अपूर्ण दोहन। अपूर्ण दोहन यानी कि इनकम्प्लीट मिल्किंग, इनकम्प्लीट मिल्किंग, यानी कि उसमें पूरी मिल्किंग नहीं करना। फिर रहेगा इंटरमीडिएट, फिर रहेगा इंटरमीडिएट मिल्किंग, यानी कि ये मिल्क का मतलब उसके मीडियम का एवरेज है। उसके बाद हम देखेंगे कि अचानक दूध समाप्ति करना, यानी कि अचानक पूर्ण समाप्ति, अचानक पूर्ण समाप्ति, यानी कि अचानक ही हम उसमें दूध दोहन बंद कर देंगे, इसको बोलेंगे हम। अब हम अचानक अगर दूध दोहन उसमें बंद कर देंगे, तो गाय में या जो जानवर रहता है उसमें थनों को क्षति पहुंचने के भी चांस रहते हैं, उसको बोलेंगे हम सेसेशन, कंप्लीट सेसेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको क्या क्या कहेंगे। तो अचानक पूर्ण समाप्ति, यानी कि लगातार, यानी कि हम गाय भैंस या जानवर जो भी दूध दे रहा है, उनको एक ही बार में हम उसको मतलब उसकी दूध दोहन अचानक से बंद कर देंगे, उसका दूध दोहन अचानक से बंद कर देंगे। ये सबसे, अगर माने तो सबसे खराब तरीका यही रहता है। क्योंकि हमने लगातार, मान लो कि 9 महीने तक हमने लगातार दूध निकाला, 10 महीने का जो उसका जो दुग्ध काल रहता है उसमें लगातार 9 महीने तक हमने दूध निकाला, फिर अचानक से अगर हमने दूध दोहन बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके थनों के क्षतिग्रस्त होने का चांस रहता है, मतलब उसके थन में क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि हम रेगुलर दूध निकाल रहे थे, फिर उसमें अचानक से दूध का जमाव हो गया, और हम दूध निकाल नहीं रहे, तो उसमें उसके थनों का क्षति होने का चांस रहता है। और इंटरमीडिएट यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू, यानी कि हर 2 दिन में एक बार दूध निकालना, उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। और अपूर्ण दोहन यानी कि धीरे धीरे दूध बंद करना, यानी कि आज सुबह आधा दूध निकाला, फिर आधा दूध शाम को निकालेंगे, फिर वैसे 2-3 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद सिर्फ सुबह ही दूध निकालेंगे, 2-3 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी, फिर 2 दिन में एक बार दूध निकालेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके दूध को बंद करना है, वो आएगा अपूर्ण दोहन में। पूर्ण दोहन में अचानक से ही हम मतलब रेगुलर हम बेसिस पे हम दूध निकाल रहे हैं और अचानक बंद कर देना, वो आएगा अचानक पूर्ण दोहन भी, अचानक पूर्ण समाप्ति भी। तो सबसे अगर खराब तरीका माना जाए तो वो ये आएगा, और सबसे अच्छा तरीका माना जाए तो ये रहेगा। क्यों अचानक पूर्ण समाप्ति खराब तरीका? क्योंकि उसमें थनों के फटने का खतरा भी रहता है, और इसमें क्या रहेगा कि ये सबसे अच्छी विधि रहेगी, और जो फील्ड में हम यूज लेते हैं वो यही विधि हम यूज में लेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें अधूरा दूध दोहन किया जाता है, यानी कि
अधूरा दूध दोहन किस प्रकार, आधा दूध सुबह निकाला, आधा दूध शाम को निकाला, ऐसा रेगुलर 3 दिन तक चलेगा। फिर सुबह ही सिर्फ दूध निकालेंगे, शाम को दूध बंद कर देंगे। फिर ऐसा रेगुलर 2-3 दिन तक चलाकर फिर हर 2 दिन में एक बार दूध निकालना। वैसे ही धीरे धीरे करके फिर दूध उसमें पूर्ण बंद कर देना, यानी कि धीरे धीरे उसमें दूध बंद करना। अब जो नॉर्मल जो सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो इसी को मानी जाएगी, यानी कि यह दूध सुखाने की सबसे अच्छी या धीमी प्रक्रिया है। यह दूध सुखाने की सबसे अच्छी व धीमी प्रक्रिया है। यह दूध सुखाने की सबसे अच्छी व धीमी प्रक्रिया है। क्लियर। और नॉर्मली फील्ड में भी हम इसी का उपयोग करते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि स्टार्टिंग से ही, यानी रेगुलर बेसिस पे हम दूध निकाल रहे हैं और स्टार्टिंग से ही हमने डायरेक्ट ऐसा कर दिया कि 2 दिन में हम एक बार निकालेंगे, यानी कि इसमें प्रत्येक दूसरे दिन मिल्किंग की जाती है। इसमें प्रत्येक दूसरे दिन मिल्किंग की जाती है। ये भी अगर माने तो इससे थोड़ा कम अच्छा है, यानी कि इससे थोड़ा खराब है, पर इससे तो अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि ये अचानक से ही दूध हम बंद कर रहे, उससे थनों को भी नुकसान होगा। यानी कि ये विधि हमको अपनानी ही नहीं है। अगर अपनाएंगे तो ये रहेगी, ये सबसे अच्छी विधि रहेगी, यानी कि अपूर्ण दोहन, यानी धीरे धीरे उसको दूध को बंद करना। और इसमें क्या रहेगा कि अचानक से बंद कर रहे तो अचानक दूध दोहन बंद करना, अचानक दूध दोहन बंद करना। अगर अचानक दूध दोहन बंद करेंगे तो क्या रहेगा कि थनों को क्षति होने का खतरा रहता है। थनों की क्षति होने का खतरा रहता है, और ये सबसे खराब तरीका भी माना जाता है। सबसे खराब तरीका है। अगर सबसे खराब तरीका माना जाए तो वो है अचानक पूर्ण समाप्ति, यानी कि अचानक दूध बंद कर देना, निकालना। इंटरमीडिएट इससे थोड़ा अच्छा तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका माना जाए तो पूर्ण दोहन, अपूर्ण दोहन, यानी कि उसमें धीरे धीरे उसमें बंद करना। अब हम देखेंगे कि जो उसमें जो आइडियल ड्राई पीरियड रहता है, यानी कि अगर जो नॉर्मल अगर ड्राई पीरियड देखे, जो दूध प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर सही माना जाता है तो वो 2 माह का माना जाता है। अगर गाय में आइडियल ड्राई पीरियड तो वो कितना रहता है, 2 माह का, वो रहता है 2 माह का। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि उसमें जो ड्राई पीरियड या शुष्क आहार हमको देना है वो 2 महीने का मिनिमम देना ही है। यह हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम उसमें काल और अंतराल जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि शुष्क काल मिनिमम 2 महीने का ही देना है। और गाय भैंस को ड्राई क्यों करेंगे, मतलब शुष्क काल क्यों देंगे हम गाय भैंस में, तो कारण क्या है, एक तो अडर को उसमें आराम मिल जाता है, 2 महीने तक अडर में आराम मिल जाता है, और अगले ब्यात में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, गाय भैंस को शुष्क क्यों करें, तो क्यों करेंगे, तो पहला पॉइंट तो है, इसमें पहला पॉइंट है कि अडर को आराम मिल सके। पहला तो है कि अडर को आराम मिल सके, और सेकंड पॉइंट हम ले लेंगे कि उसमें जो अगले ब्यात में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके, अगले ब्यात में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। यानी कि दूध सुखाने के जो तरीके उसमें हमने पढ़े, पहला है अपूर्ण दोहन, दूसरा इंटरमीडिएट, और तीसरा है अचानक पूर्ण समाप्ति। अचानक पूर्ण समाप्ति में क्या करेंगे, अचानक ही हम दूध दोहन बंद कर देंगे, तो ये सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इसमें थनों को क्षति होने का खतरा रहता है। इसलिए इसमें क्या रहता है कि अचानक से ही रेगुलर हम दूध निकालो, अचानक से बंद करना है कि अब निकालना ही नहीं है,
अब दूध निकलना ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम अचानक पूर्ण समाप्ति। इंटरमीडिएट इससे थोड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें इससे तो अच्छा नहीं है, अगर माने तो सबसे अच्छा नहीं है, ये सिर्फ इससे अच्छा है, यानी कि प्रत्येक 2 दिन में दूध निकालना। और सबसे अच्छा अगर तरीका माने तो अपूर्ण दोहन को माना जाता है, जिसमें धीरे धीरे उसमें दूध बंद किया जाता है, दूध निकालना बंद किया जाता है, यानी कि थोड़ा आज थोड़ा कम किया, फिर उससे थोड़ा कम किया, फिर उससे थोड़ा कम किया, ऐसे धीरे धीरे उसमें दूध दोहन जो करते हैं वो कम करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका भी इसे माना जाता है, और फील्ड में भी हम इसे ही यूज में लेते हैं। और फिर जो गाय रहता है उसमें, गाय भैंस या कोई भी जानवर रहता है उसमें जो आइडियल जो ड्राई पीरियड माना गया है वो 2 महीने का माना गया है, शुष्क काल उसमें मिनिमम 2 महीने का होना ही चाहिए। और गाय भैंस को हम ड्राई क्यों करेंगे, तो ड्राई क्यों करना चाहिए, तो ड्राई किस लिए करेंगे, तो पहला तो है उसमें कि उसके अडर को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, यानी कि मिनिमम 2 महीने का तो रेस्ट मिलना ही चाहिए। उससे क्या होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो नेक्स्ट लैक्टेशन यानी कि जो अगला ब्यात है, अगले ब्यात में उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ तक हमने जो टोटल जितनी भी दूध से रिलेटेड जितने भी थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रम, वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो आज इसी के साथ मैं विदा लेता हुआ, थैंक यू। जो दूसरी जो हमें कल पढ़ेंगे हम कोलेस्ट्रम, और जो आवास प्रणाली है वो हम कल निपटा देंगे। थैंक यू।